हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों एक क्लास इसकी कल हो चुकी है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आइए इसका पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, और दोस्तों आपको बता दो 2025 के सभी एग्जाम के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो चुका है। ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई सभी एग्जाम के लिए पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है ना। अगर आप लोगों को चारों सब्जेक्ट चाहिए तो चारों सब्जेक्ट भी आप लोगों को कॉम्बो में मिल जाएगा, मात्र 1199 में। ये सारे आप लोगों को फीचर्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाके साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करें। कोर्स वाले सेक्शन में आप लोगों को कॉम्बो मिल जाएगा और इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा, और फिर आप लोग उसको जाके बाय नाउ कर ले। जैसे पेमेंट कर देंगे आपकी क्लास चालू हो जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हम लोगों ने कल वाली क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ा था। दोस्तों अगर ह्यूमन बॉडी मतलब हमारे हार्ट के बारे में बात करी जाए तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष थे उसमें? 4 थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्या सबके हार्ट में 4 ही एनिमल्स होते हैं? क्या नहीं दोस्तों, कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिनके हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, किसी किसी के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। आगे बात समझ में? तो आइए हम लोग बात करेंगे अन्य जंतुओं की। हम लोग बात करी जाए तो उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 2 कक्ष वाला हृदय किसमें पाया जाता है? मतलब किसकी बॉडी में ऐसा हार्ट होता है जिसमें केवल 2 चैम्बर होते हैं? बताइए। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिश, यानी मछली। तो जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी के हार्ट में 4 चैम्बर है ना, इनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर है। तो एक तो हो जाएगा इसमें, एक आलिंद है और एक निलय है। जैसे हमारी बॉडी में 2 आलिंद 2 निलय। फिश की बॉडी की अगर बात करी जाए तो इनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर है, उसमें से एक ऑरिकल है यानी एक आलिंद है, एक निलय है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 3 चैम्बर हार्ट। ये किसमें पाया जाता है? कोई बता सकता है क्या? दोस्तों जो एम्फीबियंस होते हैं ना, उभयचर, उभयचर आप लोग किसको बोलते हैं? जो लैंड पे भी रह लेते हैं, जो पानी में भी रह लेते हैं, जैसे फ्रॉग यानी मेंढक इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करी जाए इसके हृदय में, तो इसके हृदय का जो चैम्बर की बात करी जाए टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें दोस्तों 2 तो होते हैं ऑरिकल यानी 2 तो होते हैं आलिंद, और एक क्या होता है? निलय। जैसे हमारी बॉडी में क्या है? 2 आलिंद है 2 निलय है, इनकी बॉडी में 2 आलिंद 1 निलय आप लोगों का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाकी 3 चैम्बर हार्ट और किसमें पाए जाते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का, और एग्जाम्पल से बात करी जाए रेप्टाइल, सरीसृप। रेप्टाइल्स क्या होते हैं आप लोगों के? अगर मैं बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो मतलब रैंक रैंक के चलते हैं, जैसे आप लोगों का क्या हो गया, आपके इसमें छिपकली हो गई आप लोगों की, है ना। इसमें मगरमच्छ इसमें आ जाएगा, कछुआ दोस्तों इसमें आ जाएगा। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके हृदय में भी 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन दोस्तों 2 इसके अपवाद है, 2 एक्सेप्शन है। कोई बता सकता है क्या अपवाद? दोस्तों एक अपवाद तो हो जाएगा मगरमच्छ। सर अपवाद कैसे, मतलब ये अपवाद कैसे हुआ? जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन अगर मगरमच्छ की बात करी जाए तो इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। सिमिलरली दोस्तों जो एलिगेटर होता है, घड़ियाल, वो भी एक रेप्टाइल है, एक सरीसृप है। तो जितने भी सरीसृप होते हैं उनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन ये जो घड़ियाल की बात करी जाए तो इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। आगे बात समझ में? तो अगर सरीसृप की बात करी जाए, रेप्टाइल्स एक्सक्लूडिंग क्रोकोडाइल, अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दे और एलिगेटर घड़ियाल को छोड़ दे, तो दोस्तों इनमें क्या होंगे? इनके हार्ट में भी 3 चैम्बर होंगे। इसमें 2 तो होंगे आलिंद और एक क्या होगा? निलय हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? किसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं? आप लोग बोलोगे सर ह्यूमंस। दोस्तों ह्यूमंस क्या है? एक प्रकार के मैमल्स ही तो है, स्तनधारी तो है। बताओ, तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। चाहे गाय हो, भैंस हो, शेर हो, ये सारे मैमल्स ही तो है। बकरी हो, तो ये सारे मैमल्स ही तो है, तो इनके सभी के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। सिमिलरली दोस्तों जितने भी बर्ड्स यानी जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी, उनके हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। तो चलिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो बर्ड्स यानी जो पक्षी होते हैं, ठीक है, पक्षी की बात करी जाए, मैमल्स की अगर हम लोग बात करी जाए, और मगरमच्छ मैंने आप लोगों को बताया था, मगरमच्छ
हालांकि एक रेप्टाइल है, लेकिन इसके हर्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। तो इनके हमारे अगर हर्ट की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर? मैंने आप लोगों को कल बताया भी था, बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। एक बच्चा बोल रहा है कि सर साइंस आपसे पढ़ के मजा आ जाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इधर ध्यान दो अपना पूरा, ठीक है? आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ये आप लोगों का हर्ट है ना, हमारे अगर हर्ट की बात करी जाए हृदय की, तो इसमें 4 चैम्बर थे दोस्तों। लेफ्ट वाले पार्ट में कौन सा वाला ब्लड आ रहा था, कौन सा वाला ब्लड था यहां पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। और जो राइट वाले पार्ट की बात करी जाए, यहां पर आप लोगों का कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। दोस्तों बात आ गई समझ में? बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो आप चाहते हो क्या ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाए? अरे नहीं सर, ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए इस वाले ब्लड से। इस वाले ब्लड में जैसे ये तो यही बात हो गई कि मान लीजिए आपने अपने रूम की सफाई करी, रहते हो क्या अलग से, मतलब जैसे बहुत जने फैमिली के साथ रहते हैं, बहुत जने स्टूडेंट जो होते हैं वो अलग शहर में रहते हैं, या फिर दोस्तों अलग जगह रूम लेके रहते हैं, है ना? तो जब हम लोगों ने मान लो अपने रूम की सफाई कर दी, या मान लो आपने ना अपने कपड़े धोए, तो जो आपने कपड़े धोए, जो आपके साफ कपड़े थे, उसमें आपने अगर गंदे कपड़े भी अगर आप लोग मिला के रखोगे क्या? नहीं, आप लोग क्या रखोगे, गंदे कपड़े को अलग रखेंगे कि भाई साहब इसको धोना है, जो कपड़े धुल चुके हैं उसको अलग रखेंगे कि ये धुल चुके हैं, इसको मैं पहन सकता हूं। आ गई बात समझ में? तो हम लोग चाहते हैं क्या कि ये वाला हर्ट और ये मतलब ये वाला ब्लड और ये वाला ब्लड मिक्स हो जाए? नहीं। तो क्या इनके बीच में एक प्रॉपर वो होनी चाहिए क्या, आप एक तरह से वॉल मान लो ये। तो दोस्तों ये बीच का जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो कि इस लेफ्ट वाले पार्ट को और हर्ट के राइट वाले पार्ट को सेपरेट कर रखता है, ठीक है? तो इस वाले पार्ट को आप लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। तो सेप्टम क्या है, जो कि हर्ट के लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से क्या करता है, सेपरेट करता है। चलिए आ जाइए। अब दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, यानी संकुचित होता है फिर इसमें शिथिलन होता है। संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक साथ रिलैक्सेशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर के 2 में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस दौरान अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, अच्छा देखते हैं किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने आपको बोला कि ऊपर के 2 चैम्बर, ये लेफ्ट ऑरिकल बाया आलेंद, ये राइट ऑरिकल, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां पर जाएगा बताओ? मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इन दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां पर जाएगा बताए कमेंट करके। तो दोस्तों जैसे मान लो लेफ्ट ऑरिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो यहां का जो ब्लड था इधर, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहां से ब्लड बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो यहां से कहां पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। आ गई बात समझ में? सिमिलरली जो राइट ऑरिकल में जब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो ब्लड कहां पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों जब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब यहां से ब्लड कहां पर जाएगा, तो यहां से ब्लड तो जाएगा कहां पर, ओरोटा यानी महाधमनी में, और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां से ब्लड जाएगा इस वाली नली में, जिसका आपने नाम दिया था पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी, जो कि लंग्स तक ब्लड को लेके जा रहा है। ध्यान आ गई बात समझ में? तो ये एक साथ इन चारों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ना ही चारों में एक साथ रिलैक्सेशन होता। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा इस दौरान रिलैक्सेशन होगा, यहां पर इनमें रिलैक्सेशन होगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। आ गई बात समझ में? दोस्तों डायग्राम देख के आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखो इधर देखो, इधर देखो, जैसे देखो ये खुला तो ये बंद हो गया, है ना, मतलब हार्ट का एक्चुअल डायग्राम ये है। तो दोस्तों जब भी आप लोगों का मतलब ये देखो, ये वॉल्व दिख रहा है, एक वॉल्व ये रहा, एक वॉल्व ये अगर आपको दिख रहा है तो एक वॉल्व ये रहा, है ना। तो होगा क्या, जब ये आप लोगों का जैसे मान लो जब नीचे के 2 पार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ये वाला गेट है, इस वाले वॉल्व का नाम क्या था, इसको बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित करेगा, यहां पर जो ब्लड होगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो ब्लड वापस ऊपर नहीं चल जाए। हमको एक्चुअल में ब्लड को कहां पर भेजना है, इस वाली नली में भेजना है। तो क्या ये वाला वॉल्व बंद होना चाहिए क्या?
और जब ब्लड यहां से बाएं आलिंद से बाएं नीले में आए तो इस दौरान क्या ये वॉल्व खुला रहना चाहिए क्या? तो दोस्तों क्या वॉल्व खुलते हैं बंद होते हैं क्या? देखो खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। तो जब भी वॉल्व खुलते हैं बंद होते हैं तो दोस्तों एक आवाज आती है, और ये कैसी आवाज आती है? लब डब, लब डब। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार मेरा दिल धक धक कर रहा है, धक धक, तो वो बेसिकली जो धक धक होती है वो आवाज काय की आती है आपके हार्ट में। आप लोगों के हार्ट में ये वॉल्व खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, तो ये जो खुलते हैं बंद होते हैं जो आवाज आती है उसको बोलते हैं लब डब। तो जो डॉक्टर साहब है ना, कभी आप लोग डॉक्टर साहब के पास में जाओगे तो डॉक्टर साहब ये इनके पास में इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर साहब इस स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? आप लोगों के हार्ट की यही वाला साउंड सुनते हैं कि भाई साहब ये आवाज तो सही आ रहा है ना, इसका मतलब आपके हार्ट के वॉल्व ढंग से खुल तो रहे ना, ढंग से बंद तो हो रहे ना। क्योंकि अगर आप लोगों के हार्ट के वॉल्व ढंग से काम नहीं कर रहे तो ना ही आप लोगों के हार्ट में ब्लड आ रहा है, ना ही हार्ट से बाहर जा रहा है, समझ रहे हो? और हार्ट से ब्लड जब बाहर ही नहीं जाएगा तो उस ब्लड के माध्यम से ना ऑक्सीजन ना कोई और चीज अलग अलग अंगों तक पहुंच पाएगी। तो ध्यान रखिएगा एक चीज कि अब धक धक नहीं लब डब। कोई बोलता ना मेरा दिल धक धक कर रहा है, बोले भाई धक धक नहीं कर रहा, वो लब डब कर रहा है। क्लियर है? बात आ गई समझ में? क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब जो ये स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं? ये लब डब साउंड को सुनने के लिए ही, मतलब ये वॉल जो खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसी को सुनने के लिए कि भाई साहब आपके हार्ट के वॉल तो ढंग से काम कर रहे हैं ना। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। ये क्या होता है? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं हमारी बॉडी में क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है? फिर मैं समझाऊंगा एक्चुअली में होता क्या, लेकिन आप गैस करो। तो एकल परिसंचरण, एकल परिसंचरण और द्वि परिसंचरण, बताओ इसमें डिफरेंस क्या है? बताओ डिफरेंस क्या है और हमारी बॉडी में कैसा होता है? देखो देखो दोस्तों, अगर बात करें, अगर आपको डायग्राम ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था लंग्स से पहले ब्लड कहां पर जा रहा था? हमारे हार्ट में जा रहा था। फिर हार्ट से बॉडी की अलग अलग पार्ट में जा रहा था ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट में। फिर वहां से जो ब्लड था घूम के कहां पर आ रहा था? हमारे हार्ट में आ रहा था। और फिर हार्ट से कहां पर जा रहा था? लंग्स में जा रहा था। यानी मैं बोल दूं कि ये कंप्लीट सर्कुलेशन हो चुका। पहले लंग से हार्ट में आया, फिर हार्ट से बॉडी के अलग अलग जगह पे गया, फिर यहां से हार्ट में आया, फिर वापस लंग्स में गया। तो इसको एक कंप्लीट सर्कुलेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलो भाई। लंग्स से ब्लड बाहर निकला, भाई लंग्स का काम क्या था? जो ब्लड इसके पास में आया था इसमें ऑक्सीजन ऐड करना और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। तो जब लंग से जब ब्लड बाहर निकला, फिर लंग्स से देखो लंग्स में वापस एंटर कर गया, तो मैं बोल दूं कि कंप्लीट सर्कुलेशन हो चुका है। लेकिन इस सर्कुलेशन के लिए हमारे हार्ट से रक्त कितनी बार गुजरा? इस एक पूरे चक्कर के लिए हमारे हार्ट में रक्त कितनी बार आया? तो पहले तो दोस्तों यहां पर आया, एक बार आया डिशुम, ठीक है, फिर डिशुम वापस आया। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान हमारे हार्ट में रक्त दो बार आ रहा है, तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। दोस्तों कोई कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होगा, लंग्स से उनके हार्ट में ब्लड जाएगा, फिर हार्ट से सीधे अलग अलग बॉडी के पार्ट में जाएगा, फिर वापस लंग्स में आ जाएगा। तो कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान हार्ट से रक्त केवल एक ही बार जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आया या नहीं आया? तो बताओ हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन है या सिंगल सर्कुलेशन? बताओ। चलिए तो देखिए दोस्तों, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या है? दोस्तों सिंगल सर्कुलेशन की बात करी जाए एकल परिसंचरण की, तो पूरे परिसंचरण में यानी ये कंप्लीट सर्कुलेशन में हार्ट से केवल एक बार गुजरता है। क्लियर है क्या? और जबकि अगर बात करें यहां पर, तो पूरे परिसंचरण में कंप्लीट सर्कुलेशन में हृदय से दो बार गुजरता है। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहां पर बेटर होगी, इस वाले में या इस वाले में? दोस्तों यहां पर बेटर होगी। क्यों? आप लोग देखो, दिमाग लगाओ।
देखो यहां पर लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां पर आया, हार्ट में आया। मेरी बात को ध्यान से समझो, अभी हार्ट को कौन सा रक्त भेजना है, इससे जो ब्लड बाहर निकलेगा कौन सा होगा, ऑक्सीजन वाला होगा। तो अंगों तक ऑक्सीजन वाली सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, चलो देखो, तो ये आप लोगों का क्या है, अगर ऑक्सीजन आपूर्ति की बात करी जाए तो ये वाला जो तरीका है वो लेस एफिशिएंट है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। हमारी बॉडी में मिक्स नहीं हो रहा था, ठीक है, डबल सर्कुलेशन में मिक्स नहीं होता, ये मोर एफिशिएंट है। यहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो मिक्स नहीं होता है। चलिए दोस्तों एग्जांपल बताएंगे, इसका एक फेमस एग्जांपल ध्यान रखना, फिश यानी मछली। मछली में यही होता है। मछली में क्या होता है दोस्तों, मछली में है ना जो काम हमारे लंग्स करते हैं ना, फेफड़े करते हैं, क्या मछली में बता सकते हो कि वो काम कौन करता है? मछली में पाए जाते हैं गिल्स यानी गलफड़े। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके गलफड़े क्या करते हैं, जब इनके पास में आता है ये वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, तो ये गलफड़े क्या कर देंगे, इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर यहां से ये वाला ब्लड इनके हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से बॉडी के अलग अलग जगह जाएगा, फिर वहां से ऐसे घूम के ऐसे आएगा, मतलब सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, बस एक एग्जांपल आप लोग ध्यान रखो, फिश यानी मछली। बात करी जाए दोस्तों अगर इसकी डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल की, तो ह्यूमन से इसके एग्जांपल हो जाएंगे बर्ड्स, यानी आप तो ये ध्यान रखो 4 चैम्बर हार्ट जिसमें पाया जाता है उसमें सब में डबल सर्कुलेशन है। जैसे ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, जितने भी मैमल्स हैं सभी। आगे बात समझ में? ठीक है, मतलब 4 वाले तो इसके एग्जाम्पल है ही है, 4 वाले। और इसके अलावा दोस्तों एम्फीबियंस, उभयचर हो गए, ह्यूमंस हो गए ना, ये सारे एग्जाम्पल ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, आप लोग कर पाते हो क्या, बताओ। किन प्राणियों में या किन जीवों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, यानी पूछा जा रहा है कि किसमें डबल सर्कुलेशन होता है। दोस्तों जहां पर फिश दिखे उसको हटा दो, क्योंकि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है। यार यही ऑप्शन बचा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी। सर उभयचर में तो 3 ही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसमें 4 चैम्बर वाले हार्ट होंगे केवल उसी में डबल सर्कुलेशन होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिसमें 4 चैम्बर वाला हार्ट है उनमें डबल सर्कुलेशन है। उसके अलावा अगर बात करी जाए एम्फीबियन में भी होता है, रेप्टाइल जो होते हैं सरीसृप, उनमें भी आप लोगों का डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, बात समझ गए? आप तो सिंगल सर्कुलेशन का फिश एग्जांपल ध्यान रख लो, इसके अलावा सब में डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब क्या होता है, बताओ ब्लड प्रेशर क्या होता है। आप डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है ब्लड प्रेशर की? हम लोग पता नहीं क्या ब्लड प्रेशर क्या समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या है। यार एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो कोई भी नली हो, अगर उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या ये ब्लड इसकी जो दीवार होगी, मतलब ये जो नली की जो दीवार होगी, आप ऐसे समझ लो कि कोई भी पानी अगर किसी पाइप से प्रवाहित हो रहा है ना, हमारे घर में पाइप है जिससे पानी जाता है, तो क्या वो पानी पाइप पे कुछ फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, कुछ बल लगाएगा नहीं लगाएगा, बोलो। तो सिमिलरली ये जो किसी नली से, हमारे बॉडी की कोई नली है जिसमें से ब्लड पास हो रहा है, तो क्या ये जो नली है उस पे ये फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? और दोस्तों प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितना फोर्स लगा कितने एरिया पे लगा। तो कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो कि हां सर ये जो ब्लड होगा कुछ क्या करेगा, प्रेशर जनरेट कर रहा है, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दोस्तों ब्लड प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन क्या है ना, मतलब ब्लड प्रेशर निकालने का मतलब क्या है, आप लोग बेसिकली ये बता रहे हो कि कोई जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिका है जिसमें से रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो रक्त बेसिकली कितना फोर्स लगा रहा है,
कितना बल लगा रहा है इन नलियों पे, बोलो हां या ना। क्लियर है? तो अगर बात करी जाए किसी वाहिका की दीवार पर रक्त जो बल लगाता है उसे ही रक्तचाप या रक्त दाब कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आर्टरी होगी, धमनी, धमनी वो नलिया है जिसमें से ऑक्सीजन वाला ब्लड पास होता है, तो वहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या वो वाली नलिया जिनसे डीऑक्सीडेटेड ब्लड यानी वेन, शिराओं में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा? ज्यादा कहां पर होगा? ज्यादा कहां पर होगा दोस्तों? यहां पर आर्टरी में, धमनी में। कारण क्या है? क्योंकि देखो देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे ये हमारा हार्ट है दोस्तों, हार्ट से जब रक्त बाहर निकला, काफी हाई प्रेशर है इसका, तो ये हाई प्रेशर वाला ब्लड ही आर्टरी के, अलग अलग आर्टरी के माध्यम से अलग अलग अंगों में जा रहा है, तो यहां पर ब्लड का प्रेशर क्या है? काफी ज्यादा है, क्योंकि हार्ट से जस्ट अभी बाहर निकला है वो। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, जो आर्टरी यानी धमनी में ब्लड प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है वेन यानी शिरा के माध्यम से। आगे बात समझ में? चलिए अब सर थोड़ा सा और समझाओ। दोस्तों जब भी आप लोग अपना ब्लड प्रेशर मेजर करोगे ना, तो वहां पर आप लोगों को दो संख्याएं देखने को मिलेगी। जैसे अगर बात करी जाए, जैसे किसी ने कभी मेजर करवाया और फॉर एग्जांपल मान लो किसी का आ गया 120/80, तो ये क्या है? क्या दो संख्याएं देखने को मिल रही है क्या? तो दोस्तों जब भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, हमारे दो प्रकार के प्रेशर मेजर करे जाते हैं। एक होता है आप लोगों का सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों हमारा हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी कभी संकुचन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? शिथिलन हो रहा है। संकुचन फिर शिथिलन। दोस्तों आप मुझे कॉमन सेंस एक चीज बताओ कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित होगा, तब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? तब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा। और जब रिलैक्स करेगा तब ब्लड का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे हार्ट के चारों चैंबर ना एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना एक साथ रिलैक्स करते हैं। तो दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है? जब हमारे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा, तो इस दौरान ब्लड का प्रेशर कितना है। लेकिन सवाल यह है कि सर कॉन्ट्रैक्शन किसकी बात कर रहे हो, ऊपर वाले पार्ट की या नीचे वाले पार्ट की? क्योंकि चारों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये जो नीचे के दो वेंट्रिकल है, नीले है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया नीला है, ये है राइट वेंट्रिकल। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन की जब बात होती है, तो हम लोग किसकी बात करते हैं? इसकी बात करते हैं। किसकी? वेंट्रिकल की यानी नीले की। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे सिस्टोलिक प्रेशर किसे बोलेंगे, संकुचन दाब किसे बोलेंगे? जब आपके वेंट्रिकल यानी नीले संकुचित होते हैं, तो इस दौरान ब्लड का जो प्रेशर होता है उसे बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब ये जो आप लोगों के नीचे के निलय है, जब इनमें संकुचन होता है, तो इस दौरान धमनी के अंदर रक्त का दाब कितना है उसे सिस्टोलिक दबाव बोलते हैं या संकुचन दाब बोलते हैं। आ गई बात समझ में? दोस्तों इसको हम लोग प्रकुंचन के नाम से भी जानते हैं, प्रकुंचन दाब। तो सिस्टोलिक प्रेशर को हिंदी में संकुचन दाब भी बोलते हैं, प्रकुंचन दाब भी बोलते हैं। दोस्तों डायस्टोलिक प्रेशर किसे बोलेंगे? शिथिलन दाब किसको बोलोगे? जब आपके ये दो वेंट्रिकल, ध्यान से समझो यहां पर, जब आपके दो वेंट्रिकल यानी दो निलय में शिथिलन होगा यानी रिलैक्सेशन होगा, तो इस दौरान धमनी में जो दाब होगा या जो दबाव होगा उसे क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक दबाव बोलेंगे, डायस्टोलिक दाब बोलेंगे, या आप लोग हिंदी में इसको क्या बोलोगे? शिथिलन दाब बोलोगे। एक लड़का है गौरव कुमार, वोट फॉर फिजिक्स क्लास ऑन यूट्यूब। हाँ वोट अभी करवा रहे हैं दोस्तों, है ना? पहले मुझे बताओ ईवीएम से करवाए या बैलेट पेपर से करवाए? है गौरव कुमार जी, वोट
मतलब दो चार बच्चों को तो देख के मेरे को इन पर दया आती है यार। इनको क्या ही डांटे, इनको पता ही नहीं इनका भविष्य क्या होने वाला है। यहां चल रही है क्लास, चल रही है सर बायोलॉजी, कोई मतलब नहीं इनको। बोले सर व्हेन फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट, वोट फॉर क्लास। आ जाओ, क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो एक चीज ध्यान से समझना, जब आप लोगों के ये नीचे जो दो वेंट्रिकल होंगे जब नीले होंगे, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इनमें संकुचन होगा तो इससे ब्लड बाहर जाएगा ना, इनसे ब्लड बाहर जाएगा ना। और जब हमारे वेंट्रिकल यानी जो नीले है जब इनमें फैलाव होगा तो इस दौरान ब्लड क्या होगा, अंदर आएगा। अब बात आती है कि दोस्तों ये वैल्यू कितनी होती है, मैंने लिखी है क्या, हाँ लिखी है, अभी टेंशन मत लो। चलो दोस्तों पहले इसका आंसर बताओ, भी ग्रुप डी में पूछा गया है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक रक्तदाब धमनियों की दीवार पर किस चरण के दौरान डाला जाता है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रकुंचन रक्तदाब क्या होता है। जब आप लोगों के नीचे के दो वेंट्रिकल या नीले में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो इस दौरान आर्टरी यानी धमनी में ब्लड का प्रेशर कितना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, प्रकुंचन रक्तदाब बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो गलत कर रहे हो, अभी भी पढ़े हो, सी आंसर दे रहे हो हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, बताओ दोस्तों। डायस्टॉल के दौरान क्या होता है, कौन सी घटना होती है, बताओ। तो ये हमारा हार्ट है, हृदय है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला, सिस्टोल डायस्टॉल है ना, दो प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोल और आप लोगों का कहां गया, डायस्टॉल। सिस्टोल किसको बोलते हैं, जब हमारे जो नीचे के दो वेंट्रिकल हैं नीले हैं, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोल। और दोस्तों इस दौरान आर्टरी में जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोस्तों डायस्टोल किसे बोलते हैं, जब नीचे के दो वेंट्रिकल यानी नीले में रिलैक्सेशन होता है, शिथिलन होता है, इस दौरान आर्टरी में जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों डायस्टोल के दौरान क्या होगा, तो डायस्टोल का मतलब क्या है, नीचे के जो दो वेंट्रिकल है नीले हैं, इसमें क्या होना, रिलैक्सेशन होना, इसमें फैलाव होना। तो जब ये फैलेंगे इसके अंदर ब्लड एंटर करेगा। तो यहां पर ब्लड आता कहां से है, तो लेफ्ट ऑरिकल से आता है ना, बाय आलिंद से आता है ना, बाय नीले में। सिमिलरली इसके अंदर ब्लड कहां से आ रहा था, जो राइट ऑरिकल था, दाया आलिंद था, यहां से आ रहा था। तो दोस्तों जब इनमें फैलाव होगा तो इस दौरान क्या होंगे, ऊपर के जो दो चैम्बर है उससे ब्लड इसके अंदर आएगा। क्या मैं बोल सकता हूं क्या रक्त वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। अगर किसी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इसका मतलब वो ध्यान से सारी बातें सुन रहा है। बताओ अगर किसी बच्चे का डी आंसर आया है इसका मतलब वो बातें सुन रहा है, ध्यान से समझ रहा है। आ गई बात समझ में, बताओ। चलिए अब नेक्स्ट कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताता हूं, ध्यान रखो। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाली जो डिवाइस है, जो उपकरण है, इस उपकरण का नाम क्या है, स्टेथोस्कोप मत बोल देना गलती से, ये क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर इस उपकरण का नाम है। चलिए दोस्तों अगर बात करी जाए नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ब्लड प्रेशर की, तो 120/80। ये 120 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये 80 क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब ये 120 क्या है, 120 किलो है, ये क्या है, तो ये mm ऑफ मरकरी। अब सर ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आ गया क्या किसी को, आ गया क्या समझ में किसी को, बताओ, समझ में आ गया क्या किसी को। ये कैसे आता है, देखिए अगर आप लोगों ने कभी अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवाया होगा तो दोस्तों डॉक्टर साहब के पास में, अब तो नए नए ऐसे उपकरण आने लग गए इलेक्ट्रिक,
तो उनके पास में पहले देखना आप लोग, ऐसे एक अंदर है ना कांच की वो होती थी, उसके अंदर मरकरी यानी पारा भरा होता था। तो वो पारा किस हाइट तक जा रहा है, मरकरी, ये मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो मरकरी या हिंदी में से पारा बोलते हैं, पारा किस हाइट तक जा रहा है, क्लियर है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, इसमें 120 mm तक जाएगा आप लोगों का, और डायस्टोलिक में 80 mm तक जाएगा। तो इसे ध्यान रख लो आप लोग, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, अगर बात करी जाए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इस वाली कंडीशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन। इसको हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। और जो ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए, लो ब्लड प्रेशर हो जाए, तो इसको हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई हाई ब्लड प्रेशर को किस नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्यों है दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान समझो। इसके पीछे कारण है जो एट्रियोल्स होती है, धमनिका होता है, अगर इसमें संकुचन हो जाए। अब बोलेंगे सर धमनिका क्या होता है, ये एट्रियोल्स क्या होती है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जैसे मान लो ये आर्टरी है, धमनी है, कोई अंग में ब्लड लेके जा रही है, और इस अंग से जब ब्लड बाहर निकलेगा, वो जिस नली से निकलेगा उसको बोलेंगे वेन यानी शिरा। ये कल मैंने बताया था आप लोगों को। क्या मैंने आप लोगों को यह भी बताया था क्या, आर्टरी और वेन को अंदर ये पतली पतली नलिकाएं जो कनेक्ट करती है उसका नाम क्या है, क्या मैंने इन नलिकाओं का नाम बताया था क्या, बताओ, कैपिलरी यानी केशिकाएं। अब सर दिक्कत यह है कि ये एट्रियोल्स क्या आ गई, ये धमनिका किसको बोलते हैं, धमनी तो सुना था, ये धमनिका क्या आ गई। देखो दोस्तों ये डायग्राम आप लोग ध्यान से देखो, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो ये आर्टरी है, धमनी है, कोई अंग है, वहां तक ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है। इस अंग से जब ब्लड बाहर जिस नली से निकल रहा है उसे आपने बोला वेन यानी शिरा। दोस्तों आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने वाली जो पतली पतली नलिकाएं हैं इनको क्या बोलोगे, कैपिलरी यानी केशिकाएं बोलोगे। अब ध्यान से देखोगे दोस्तों, आर्टरी यानी धमनी की कुछ शाखाएं हैं, 1 2 3। कैपिलरी तो ये है, केशिका तो ये है, लेकिन आर्टरी यहां पर दो या तीन ब्रांचों में विभाजित हो रही है, 1 2 3 अगर आपको दिख रहा हो तो, और फिर ये जाके पतली पतली नलिकाओं में मिल रही है। तो दोस्तों ये आर्टरी की इन ये शाखाओं को बोलते हैं एट्रियोल्स, धमनिकाएं। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इनमें संकुचन होता है, तो इसी की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप मुझे एक चीज बताओ, ब्लड प्रेशर क्या है, आर्टरी में कितना ब्लड का प्रेशर है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें संकुचन होगा, तो ब्लड यहीं पर जमा हो जाएगा ना, यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, ये जो एट्रियोल्स है, हिंदी में धमनिका बोलते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन यानी इसमें संकुचन। बताओ, ये अभी पूछा गया है आप लोगों से, इसकी हिंदी है धमनिकाओं। बताओ, उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो कि किसके कारण होता है, तो कंस्ट्रिक्शन, संकुचित हो जाना किसका, एट्रियोल्स का, धमनिकाओं का। अगर विश्वास नहीं है तो एनसीईआरटी में देख सकते हो, है ना, हर एक चीज में एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूं। देखो एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमेनोमीटर नाम के उपकरण से मापा जाता है। दूसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। क्या ये मैंने आपको बताई ये बात, बिल्कुल। एंड इट इज कॉज्ड बाय द, ये किस वजह से होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, जो धमनिका होता है उसके संकुचन की वजह से ये होता है। क्या ये बात मैंने आप लोगों को बताई है, जी गुरुजी बताई है। आगे बात समझ में, चले आगे, क्लियर है, चलिए। तो ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा। दोस्तों एक छोटा सा पार्ट और है, वो भी मैं आप लोगों को इसी में समझा देता हूं। हालांकि वैसे मैं इसको लिम्फ यानी मतलब इसको मैं आप लोगों को वहां पर पढ़ाने वाला था टिश्यू वाले चैप्टर में, लेकिन ठीक है आज अपना चैप्टर थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो ये जो लिम्फ है, लसीका है, ये क्या होता है मैं आपको इधर ही समझा देता हूं, क्योंकि ये ब्लड से ही संबंधित है। आ गई बात समझ में, ठीक है।
दोस्तों होता क्या है, ये लिम्फ, ये क्या है, देखो दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं, क्या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, परिवहन में? किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है ये? ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड के माध्यम से ही जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन होते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो दोस्तों ये भी क्या है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जस्ट लाइक ब्लड, जैसे ब्लड करता है वैसे। दोस्तों इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। सर टिश्यू फ्लूइड, उत्तक द्रव किसको बोलते हैं? पहले तो उत्तक समझो। उत्तक बोलते हैं कोशिकाओं के समूह को। जैसे ब्लड भी आपका बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, तो क्या सर ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है क्या? बिल्कुल। और ये कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है ना। ब्लड तो आप लोगों का, ब्लड में तो लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, ये आप लोगों का क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है आप लोगों का। तो इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, बहुत आसान भाषा में समझो। ये आर्टरी से जब ब्लड बाहर आता है ना, आता है तो कहां पर जाएगा? कैपिलरी में जाएगा, केशिकाएं में जाएगा। अब क्या होता है, ये जो केशिकाएं की जो पतली पतली दीवार है ना, इससे ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है। ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है, तो ब्लड का जो लिक्विड बाहर आया, ब्लड का जो पार्ट बाहर आया, उसे ही हम लोग बोलते हैं लिम्फ यानी लसिका की। क्लियर है क्या? तो ये लसिका बनता कैसे है? क्या पूरे के पूरे ब्लड को बोल देंगे कि नहीं? दोस्तों ब्लड का प्लाज्मा आ जाता है बाहर, ब्लड का जो प्रोटीन होता है वो बाहर आ जाता है, एंड ब्लड सेल्स लीक आउट फ्रॉम टाइनी पोर्स इन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरी, यानी जो आप लोगों की रक्त कोशिकाएं होती है, इसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ सम अमाउंट ऑफ ब्लड का कुछ प्लाज्मा बाहर आ जाता है, ब्लड की में जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ब्लड की कुछ कोशिकाएं जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है साइज में, वो क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है, और ये जो आप लोगों का लिक्विड बनाती है, इसे ही बोलते हैं लिम्फ यानी लसिका। अगर बात करें इस लसिका की, ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि दोस्तों ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है वो बाहर नहीं आई। अगर वो भी बाहर आ जाती, या कुछ ही बाहर आई, अगर वो भी बाहर आ जाती, तो इसका भी रंग लाल हो जाता। क्लियर है क्या? ब्लड में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसमें तो ब्लड में जो प्रोटीन था उसका कुछ ही प्रोटीन बाहर आया। तो अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि लिम्फ में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है ब्लड में, तो ऑब्वियसली ब्लड में, लिम्फ में तो काफी कम होती है। दोस्तों लिम्फ का काम क्या है, लसिका का काम क्या है? दोस्तों ये भी पूरी बॉडी में घूमता है, जैसे ब्लड घूमता है। तो हमारे आंत में हमने जो फैट यानी वसा वाला जो भोजन खाया, जब ये नीचे आया, जब इसका डाइजेशन हो गया, जो पाचन हुआ, तो जो डाइजेस्टेड फैट है ना, ये आपके लिम्फ यानी लसिका के माध्यम से ही क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका काम क्या होता है? जो फैट होता है, जो आप लोगों के इंटेस्टाइन में जो फैट आया, उसको एब्जॉर्ब करना और उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन कराना। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बाकी ये दो इसके काम थे। तो ये अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। बोलो मजा आया या नहीं आया? बोलो मजा आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये ब्लड हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। बताओ अगला चैप्टर कौन सा है हमारा? अगर ईमानदार बच्चे होंगे, पढ़ने वाले होंगे, तो जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को इस विराट बैच का डिस्कशन कराया था, तो मैंने आप लोगों को, आपने सिलेबस लिखा होगा कि क्या क्या सिलेबस है, लेकिन आप लोगों को मतलब ही नहीं है पढ़ने से, है भाई साहब। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि भाई अच्छा फॉर्म भर दिया तो सिलेक्शन हो गया। दोस्तों ग्रुप डी में जो 32,000 भर्ती है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं 32 के 32,000 यहां से निकलेंगे। अब आप बोलेंगे सर आप अपने आप को कोई वो समझते हो कि नहीं, मैं नहीं हूं। बस मैं ये हूं कि मैं आप लोगों को साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं बच्चों को डांट डांट के मेहनत कराता हूं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं तुमको फालतू में उलझाता नहीं कि भाई मेरी ये किताब ले लो, मेरा ये ले लो। मैंने कभी आप लोगों को नहीं बोला, जबकि मैं पढ़ाता हूं, जब क्लास में कोई बच्चे किताबों के लिए बोलते हैं तो डांट और देता हूं कि यार पढ़ लो, वरना मेरा क्या जा रहा है। मैं किताब पता नहीं महीने में 4 किताब निकाल दूं मैं। और मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि भाई अगर आप लोग इधर पढ़ लोगे तो आपकी सारी चीजें हो जाएगी। सेम दोस्तों निर्माण बैच वाला, ये बैच आपने पढ़ लिया, साइंस को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सारे एग्जाम की साइंस कवर हो जाएगी, पूरी एनसीईआरटी ओरिएंटेड को, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
सब मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं सर। चारों सब्जेक्ट आप लोग लीजिए, मात्र 1199 रुपए में आप लोगों को कॉम्बो मिल रहा है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके। आप चाहे तो इंडिविजुअल बैच भी आप लोग ले सकते हैं। सर क्या है इस बैच में खास? कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, डेली लाइव क्लास होगी, मिस करते हो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट है, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, यहां पर मिल जाएगा निर्माण बैच, कॉम्बो बैच, ठीक है। यहां पर जाके बाय नाउ कर दो, पेमेंट कर दो। कोई समस्या आ रही है इस नंबर पे पूछ सकते हैं, 7374019437। थैंक यू सो मच।